नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आज की बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जोशीले सेशन में। मैं आपका गाइड ओजांग और आज लेकर आया हूं वो चीज जिसके बारे में डेफिनेटली जानना चाहते होंगे। वो ऐसी चीज जो सभी स्टूडेंट जो यूपीएससी का सपना देखते हैं, आईएएस आईपीएस बनना का सपना देखते हैं, जो लगातार मेरे स्टूडेंट यूपीएससी में बहुत अच्छा करते चले आए हैं, जो सक्सेस हुए हैं, उनकी वो सारी स्ट्रैटेजी का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं और डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई में उसे लेकर आना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक एनएलपी का सॉल्यूशन देता हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन देता हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन देता हूं जिसको आप अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में कुछ खास है। आज की क्लास में एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी है जिसने गरीबी देखी, जिसने मुश्किलें देखी, लेकिन उसने कैसे हर स्टेप पर अपनी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई जो आपको भी लड़नी पड़ती है, वो लड़ाई जो आपको भी हर समय फेस करना पड़ता है, वो ताने जो लोग आपको भी सुनाते होंगे, वो मुश्किलें जो आपके सामने आती होंगी। क्या आज, मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आज आप वो स्टोरी सुनना चाहते हैं? क्या आप उसकी कहानी जानना चाहते हैं जो आखिरी में लड़कर, हर बार लड़कर आईएएस बना, बहुत ही अच्छे रैंक से आईएएस बना और डेफिनेटली आपको यह बहुत प्रेरणा देगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे वो सभी टॉपर्स जो मुश्किलों से लड़ते हैं, जो हौसलों की कहानी लिखते हैं, उनमें वो कौन से ऐसे 5 सीक्रेट होते हैं जो उनको बदल के रख देते हैं। तो अगर वो 5 सीक्रेट अगर आप जानना चाहते हैं जो सभी आईएएस टॉपर्स में कॉमन होते हैं, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, वो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेहतरीन काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आपको वीडियो के आखिरी तक रुकना पड़ेगा। और आज की जो कहानी है, एक सच्ची कहानी आईएएस ऑफिसर की, वो आपको बहुत प्रेरित करेगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस कहानी में आप अपनी कहानी को कहां जोड़ते हैं। वो लोगों के ताने, वो मुश्किलें, वो परिवार का साथ ना देना, वो गरीबी, वो मुश्किलें, आगे रास्ता कहां से चुनना है, ये सारी चीजें क्या आपको भी परेशान करती हैं? तो मेरी इस कहानी में, इस आईएएस ऑफिसर की कहानी में आपकी कहानी कहां छुपी हुई है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और फिर इसकी कहानी से हम निकालेंगे वो 5 सीक्रेट्स जो सभी टॉपर्स यूज करते हैं, वो सभी चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और रियल स्टोरी से आपको बताऊंगा। और आज की क्लास में आपकी जिंदगी को बदलने के सारे फंडामेंटल मौजूद है। तो चलिए आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि यस सर, शुरू करिए कहानी, इस आईएएस की कहानी, और आप मुझे आइडेंटिफाई करिएगा कि आईएएस ऑफिसर कौन है जिसने इतनी मुश्किलों से लड़ाई लड़ी, जिसने इतनी मुश्किलें झेली। और अगर आप किसी चीज की शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आज इस आईएएस ऑफिसर की कहानी आपको सोने नहीं देगी, आपको प्रेरित करके रखेगी, आपके अंदर एक जुनून पैदा कर देगी कि हां, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और बताइएगा, क्या उसके हालात आपके हालात से बेहतर हैं या आपके हालात ज्यादा बेहतर हैं? तो आपको पूरा हक है बेहतरीन करने का। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी कहानी को जोड़ना चाहते हैं। रेडी हैं? तो शुरू करें आज का सेशन। बहुत ही खास सेशन है आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाते हैं आज की तैयारी के साथ और आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और देखते हैं कौन कौन आइडेंटिफाई कर पाता है उस आईएएस को अपने साथ। बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है। और बताता चलूं कि अब जैसे कि हमारा जो प्रीलिम्स का बैच है, मेंस का बैच जो मिक्स है, फाउंडेशन बैच प्री कम मेंस 6999 में उपलब्ध है। जो स्टूडेंट इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। साथ ही साथ शुरू हो रहा है बम्पर ऑफर आपका एनसीईआरटी में। 2 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, 3999 फीस है, अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है, तो लोग जुड़ जाइए इसके साथ। फॉर्म भर सकते हैं आप दिए गए नंबर पर। आइए दोस्तों, आज कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे लड़के की जो चाय बेचता था, जिसके पिता चाय बेचते थे। बेहद गरीबी में ये इसने जो है वो पला बड़ा और संघर्षों के माध्यम से इसने अपने आप को तराशा, निकाला और आईएएस बना। लेकिन आईएएस बनने की भी कहानी इसकी बड़ी तकलीफ से गुजरी है, बहुत ड्रामा इसकी लाइफ में है और ये जो चीज है वो आपको जोड़ती है। अब आप मुझे कहानी में बताएंगे किस स्तर पर आपकी कहानी भी ऐसी है। और अगर ये लड़कर आईएएस बन सकता है, यानी एक टी सेलर, चाय बेचने वाला,
वो कैसे आईएएस बन सकता है, तो ये कहानी आपकी भी हो सकती है। और अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर मैं आपकी कहानी को इसी मंच पर पढ़ाऊंगा। आज जो मेरा स्टूडेंट मुश्किलों से लड़कर आज आईएएस का सपना देख रहा है, आगे बढ़ने का सपना देख रहा है, जुनून है इसके अंदर, हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी कहानी को उजांग यहां इस स्मार्ट बोर्ड पर दिखाएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि इस मेरे स्टूडेंट ने, इस उजांकियन ने दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी और दुनिया को दिखा दिया कि मेरे अंदर ताकत है। तो अब ताकत की कहानी को हम सुनते हैं कि सपने कैसे सच किए जाते हैं। एक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुत गरीब परिवार में जन्मा। यह गरीबी अभिशाप नहीं है, गरीबी को कायम रखना एक अभिशाप है। बहुत ही बेहद गरीब परिवार का लड़का, पिता दिहाड़ी मजदूर का काम किया करते थे, डेली वेजेस पे। तो दिन में अगर मजदूरी मिल गई, काम मिल गए, तो घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो नहीं जलता था। किसी ने सुझाव दिया कि कुछ पैसे जोड़ो और चाय का ठेला लगा लो। ये दिहाड़ी मजदूरी में कई कई दिन काम नहीं मिलता है, तो घर में जो है वो दोनों वक्त खाना नहीं बनता था। पिता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था, 2 वक्त का खाना मिल पाता था। पिताजी ने चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया। परिवार बेहद गरीब था, शरीर को ढकने के लिए कपड़े अच्छे नहीं थे, दोनों वक्त का खाना भी इस परिवार को साल भर नहीं मिलता था। पिता ने चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत की रेगुलर इनकम तो आनी शुरू होगी। और एक चीज तो तय थी, पिता ने वादा किया खुद से कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए आज मैं मजदूर हूं, आज मैं चाय बेच रहा हूं, मेरी वजह से मेरा परिवार जो है वो अच्छी शिक्षा। लेकिन उन्होंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने बच्चों को जरूर भेजूंगा स्कूल में, जरूर भेजूंगा स्कूल में, मुझे बताते रहना। कहा कि मेरा लड़का और लड़की पढ़ेंगे, चाहे जैसे भी पढ़ें, चाहे मुझे जो करना पड़े। पिता ने वादा किया कि चल भाई चलते हैं। लड़का स्कूल जाने के बाद, पहले और बाद में, यानी स्कूल के टाइम से पहले और बाद में पिताजी के साथ चाय के ठेला लगाने लगा, मदद करने लगा, ग्लास धोने लगा। हम देखते ना ढाबों पे बहुत से बच्चे जिनको छोटू छोटू कह के बुलाते हैं, शर्म नहीं थी। इसने कहा स्कूल से पहले और स्कूल से बाद। बहुत से लोग कहते हैं साहब मैं जॉब में जाता हूं, मैं इसकी तैयारी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बस कहानी सुनते जाओ, क्योंकि मजबूरी थी। बर्तन धोता था, ग्लास धोता था, तब जो है पिता चाय बेचा करते थे, तब जाकर घर में 2 वक्त की रोटी आती थी। स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, आने जाने का कोई साधन नहीं। पिताजी ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े, कर्ज लिया और कर्ज करके कहा, एक लोकल वैन चलती थी, बोला मेरा बच्चा वैन से चला जाएगा, 35 किलोमीटर दूर तो साइकिल से भी नहीं जा सकता। किसी तरह वहां स्कूल जाने के लिए वैन कर दिया। मुश्किलें आती रहीं, लेकिन पिता ने भी कहा मैं हार नहीं मानूंगा, अपने बच्चे को भेजूंगा। और बच्चे ने भी तय कर लिया कि मुझे कुछ करना है। लेकिन एक दिक्कत और आ गई। दिक्कतें जब आती है ना इंसान को, तो ये इंसान को निखारती हैं। तुम इस दुनिया में एक कच्चे पत्थर की तरह आए हो, तुम्हें तराश के हीरा कौन बनाएगा? ये तुम्हारी मुश्किलें बनाएंगी। हम मुश्किलों से कई बार घबरा जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी मुश्किलें ही तुम्हें उस निखारने वाले जौहरी की तरह है, जो तुम्हें दुनिया की चमक, जो दुनिया के सामने तुम्हारी चमक होगी, उसको वो दिखाएंगी। मुश्किल एक और आ गई। जिस स्कूल में जा रहा था उसके ढेर सारे सहपाठी उसकी मुश्किल बन गए, क्योंकि उस स्कूल में और भी अच्छे बच्चे आते थे। ये वन ऑफ द पुअरेस्ट, सबसे गरीब बच्चों में से एक था। बड़ा मजेदार बात अब करने जा रहे हैं। और जब भी वहां से उसके सहपाठी गुजरते थे ठेले के पास, जहां उसके पिता जो ठेला लगाते थे, तो वो छुप जाता था। वो छुप जाता था, कहीं मुझे देख ना लें, कहीं मुझे गरीब का बच्चा समझ के, चाय बेचने वाले बच्चे मेरा उपहास ना सुना ले। लेकिन एक बार उन्होंने देख लिया, और देख लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब देखो पीयर प्रेशर कैसे आता है। तुम्हारे सामने भी दिक्कतें आई होंगी, तुम्हारे सामने भी दिक्कतें आई होंगी, लोग तुम्हें ताने मारते हैं, लेकिन उसके सामने भी दिक्कत आई, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस लड़के ने लेकिन वादा किया कि मैं इनकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा, मेरा काम है पढ़ाई करने का, मैं पढ़ाई भी करूंगा और अपने पिताजी की मदद भी करूंगा, पिताजी की मदद भी करूंगा। और इसने अपना काम जारी रखा। लड़के के सपने बड़े थे। हमेशा ध्यान रखना, मैं कहां हूं ये मेरे हालात हैं, मैं कहां जाना चाहता हूं ये मेरी चॉइस है। मैं जो बात कह रहा हूं उसकी गहराई समझना, मैं कहां हूं वो मेरे हालात हैं, मैं कहां जाना चाहता हूं, कहां पहुंचना चाहता हूं, मेरी चॉइस है। तो जिंदगी में जो लोग अपनी चॉइसेस पे काम करते हैं, उन चॉइसेस के लिए कीमत चुका सकते हैं, वो हमेशा बड़े सपने देखते हैं और बड़े सपनों को पाने से कभी घबराते नहीं है। मेरी इस बात को लिख के रख लेना, यही जिंदगी है और यही जिंदगी का सच है।
आज मैं जहां हूं वो मेरे हालात हो सकते हैं, लेकिन कल जो मैं कहां रहूंगा ये मेरी चॉइस है। आपकी अगर चॉइस खराब है, आपने एक समझौता कर लिया, जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसने अपने पिता से कहा कि मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं। चाय वाले का लड़का कह रहा है मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं, मैं अपने जीवन के लिए मेहनत करना चाहता हूं, मैं फोकस रहना चाहता हूं। पिता ने कहा सपने सच करने हैं तो पढ़ाई कर, सपने सच करने हैं तो पढ़ाई कर। एक बात याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है। एक बार अगर तुमने चख लिया तो कोई दुनिया में तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। यह सबसे बड़ी सच्चाई है मेरे दोस्त। शिक्षा किसी का भी सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा वो चीज है जो तुम्हारे सामने की सारी मुश्किलों को जो है चीर कर अलग कर देती है, तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। जिसने शिक्षा को हथियार बना लिया, जिसने अपनी शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता। और याद रखिएगा, कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ नहीं, एक बाप की पूरी जवानी होती है। तो इसने अपनी जवानी झोंक दी अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए, और यह बात उतनी ही सही है जितनी इसके सपने थे। कहा पिताजी मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। पिता ने कहा कि जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए सब कुछ झोंक दो, और जीवन में एक ही मकसद बना के रखो, अपनी शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, और तुम्हारी मुश्किलें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और अपनी पिता की बात सुनकर उस लड़के ने यह किया, बचपन से ही खूब मेहनत से पढ़ाई करनी शुरू कर। नई किताबें नहीं थी, पुरानी किताबों से पढ़ाई शुरू की, किसी की मांगी हुई किताबों से पढ़ाई शुरू की। अरे नई किताबें ज्ञान की गारंटी नहीं होती हैं, विद्या उसी को मिलती है जिसने अभ्यास किया। नई किताब खरीद के सोने की पन्नों पर लिखकर कभी आज तक कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया है। ज्ञान हमेशा उसका रहा है जिसने ज्ञान के प्रति समर्पण किया है। यही संसार का नियम है। और नतीजा क्या रहा? अपनी बेसिक शिक्षा में अपनी मेहनत के दम पर, अपनी लगन के दम पर उसने बेहतरीन अंक प्राप्त किए। बेहतरीन अंक प्राप्त किए, क्या लगा जिंदगी की परेशानियां खत्म हो गई? नहीं, अभी इसकी जिंदगी में बहुत टर्निंग पॉइंट आने वाला है। सुनते जाओ मेरे साथ, समझते जाओ और अपने आप को उसके साथ जोड़ते जाओ, उसके साथ जोड़ते जाओ कि देखो कहीं ये तुम्हारी कहानी तो नहीं है। अगर है तो जरा इसको समझ लेते हैं। चले, अब क्या लग रहा है? इसकी लाइफ अब स्मूथ हो गई, अच्छे नंबर आ गए? नहीं, अब इसकी लाइफ में एक और ट्विस्ट आने जा रहा है, और देखना ये ट्विस्ट कहीं तुम्हारा तो नहीं है। अब उस लड़के के सामने एक चैलेंज था, इंग्लिश सीखना। विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ, आगे शिक्षा लेनी है, अंग्रेजी में बात करनी है, बहुत सी चीजें करनी है। आपको भी, आप में से बहुत से लोग होंगे जिसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर होगी। मेरे सामने कई बच्चे कहते हैं सर आपने इंग्लिश में वर्ड बोल दिया, इस क्लास में तो इंग्लिश में वर्ड बोल दिया, मुझे इंग्लिश नहीं आती। इसको भी नहीं आती थी। तो क्या ये रोकर बैठ गया? अरे भाई, इसने कहा कि मुझे आगे चलकर सब कुछ पढ़ना है, तो इंग्लिश एक भाषा है और मुझे उस भाषा को सीखना है। क्योंकि इंसान जब लड़ने की ताकत पैदा कर लेता है तो वो जीतता ही है। जो लड़ने की ताकत पैदा कर लेता है वो जीतता ही है। और इसने क्या किया? अपनी इस कमजोरी पर जीत हासिल करनी शुरू कर दी। पुरानी रद्दी की दुकानों से किताबें जो है खरीद के लेकर आया और इसने पढ़ना शुरू किया। बेसिक ग्रामर पढ़ना शुरू किया, शिक्षकों से बात की, बोला मैं इस कमजोरी को अपनी जिंदगी के सामने नहीं आने दूंगा, मैं अपनी वीकनेस से लड़ूंगा। और एक बात याद रखना, जब भी तुम व्यक्तित्व बनना चाहोगे तुम्हें अपनी इस कमजोरी से लड़ना पड़ेगा। हम कभी भी पूर्ण डाउनलोड होकर नहीं आते हैं कि हमारे अंदर ढेर सारी क्वालिटीज जो है वो डाउनलोड कर दी जाए, पहले से ही जो है भरा हुआ हो। हम मोबाइल नहीं है जो पहले से फीचर भरे होते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? इस संसार में आकर अपनी ताकत, अपनी मेहनत से वो स्किल्स को डाउनलोड करना पड़ता है। इंग्लिश नहीं आती, इसने क्या किया? इंग्लिश को सीखा ताकि अब वो कॉलेज में जाने की योग्य हो सके। उसको पता था कि उसको कुछ ऐसे कॉलेज चाहिए जो उसकी पढ़ाई में मदद कर सके, उसको एक्सपोजर दे सके ताकि वो आगे बढ़ सके। और यही कारण है रवि बजाज सर ने वोकेबलरी प्राइम का कोर्स शुरू किया 999 रुपए में। 1700 फीस थी, 999 में लॉन्च किया। और अभी उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं मात्र 499 रुपए में। बहुत से बच्चे होंगे सर क्या मैं, मेरी पर्सनालिटी नहीं अच्छी, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, मेरी वोकैबुलरी कमजोर है, मैं सर जो है इंग्लिश नहीं लिख पाता हूं। तो हम ये बोलते रहेंगे, लेकिन अपनी कमजोरियों पर काबू पाने का नाम ही सक्सेस है और कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? कॉलेज में एडमिशन की बारी आ गई। कई कॉलेजों में आवेदन किया क्योंकि अब रास्ता मुझे आगे जाना था।
और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया। पढ़ने में अच्छा था, अपनी कमजोरी, उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, उसने इंग्लिश पे काम किया, उसने अपनी इंग्लिश अच्छी की और वो आगे बढ़ गया। अब पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां चैलेंज और बढ़ गया है। आज उसके माता पिता को कॉलेज क्या होता है यह नहीं पता था। तुम मुझे बताना, तुम्हारे घर के हालात क्या इससे बुरे हैं? कोई ग्रेजुएट नहीं था उसके खानदान भर में, कॉलेज का मुंह नहीं देखा था। दिल्ली जाना, घर में हड़कंप मच गया, कैसे लड़का रहेगा, कहां से खर्चा निकालेगा, कैसे होगा। लाइफ में एक और ट्विस्ट आ गया। घर वाले परेशान, डरे कि इतने छोटे बच्चे को, छोटे से गांव, छोटे से जगह से बच्चे को दिल्ली कैसे भेजे। सिलेक्शन तो हो गया, पैसे कहां से आएंगे? मां बाप जानते ही नहीं थे कॉलेज में क्या होता है, कभी वो गए ही नहीं कॉलेज, और दिल्ली में पहली बार वो पढ़ने के लिए उसको भेज दिया। अब यहां जो कॉलेज का एनवायरमेंट था राजधानी का, वो बिल्कुल अलग था। बड़े हाई फाई घरानों के बच्चे भी आते थे, एनवायरमेंट ही अलग था। घबराया, डरा, कैसे सरवाइव करूंगा, दिल्ली का खर्चा कई गुना, पिता के ऊपर कितना लोड डालूं। लेकिन फिर मैंने कहा ना, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। तो इस शेरनी का दूध जिसने चख लिया, उसको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। यहां पर भी वही हुआ। इसने तय कर लिया कि एनवायरमेंट कितना भी कठिन हो, मैं खुद को ढाल के रहूंगा। इसने तय कर लिया कि मैं अपनी शिक्षा के दम पे अपने लिए रास्ता खोजूंगा ही खोजूंगा। और जब आप ये तय कर लेते हैं तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं होता। डरा नहीं वो, क्योंकि डर जिसको लग गया वो तो समझो मर गया। डर जिसको लग गया वो समझो मर गया। जो डरा नहीं वही जीत की तरफ गया। तो इसने भी क्या किया, डरा नहीं, उसमें सीखने की भूख थी। उसने सबके सामने हाथ जोड़े, बोला मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। वो सबके पास गया, क्योंकि वो जानता था उसके पास यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। अगर वो डर कर भाग गया तो नियत ने जो उसको मौका दिया है, अवसर दिया है, वो उसको खुद बर्बाद कर देगा। और आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगातार अपने हाथ आए हुए मौकों को बर्बाद करते हैं। कॉन्सेप्टर मैंने ईएमआई में एडमिशन दिया, कई बच्चों का सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम आगे नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। इसके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, राइट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसने अपने कॉलेज से सीखा और क्या किया, ट्यूशन देना शुरू कर दिया। पेड ब्लॉग्स, वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, पैसे लेने शुरू किए। बोला पिता से पैसे नहीं लूंगा, उनके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, इस नए एनवायरमेंट के मौके को मैं लुभाऊंगा। याद रखना, जिस शहर में जितना ज्यादा रिस्क होता है वहां उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। दिल्ली ने उसको अपॉर्चुनिटी दी, पेड ब्लॉग लिखने लगा, स्कॉलरशिप, उसने एग्जाम देके स्कॉलरशिप ले लिया। बोला अब अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगा। और ये तो मैंने अपनी जिंदगी में इसको फेस किया है। अपनी पढ़ाई के दौरान जो ट्यूशन पढ़ाकर, कोचिंगों में पढ़ाकर मैंने जो है वो अर्निंग की, मैं जानता हूं कि इसकी ताकत कितनी बड़ी होती है। उसने उस ताकत को पहचान लिया और पहचान के उसने अपना रास्ता तय कर दिया। उसने अपना रास्ता तय कर दिया और नतीजा रहा कि अपने परिवार में ग्रेजुएट होने वाला पहला लड़का बना। इतिहास उसने यही लिख दिया, पहला लड़का जो ग्रेजुएट हुआ। सोच के देखो, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। मजा आता है जब रास्ता आप खुद बनाते हैं, मजा आता है जब रास्ता आप खुद बनाते हैं, यही सबसे बड़ा मजा है। ग्रेजुएशन के बाद डीयू से पर्यावरण विज्ञान में मास्टर की डिग्री के लिए दाखला ले लिया, कॉलेज में टॉप कर दिया। क्योंकि कुछ और नहीं है, जब जिंदगी सब छीन लेती है ना, मजा तब भी बहुत आता है, क्योंकि लड़ने के लिए बहुत कुछ होता है। सब कुछ अब मुझे पाना है। और नतीजा क्या रहा, टॉप करने के कारण उसे विदेश में स्कॉलरशिप मिल गई। विदेश में स्कॉलरशिप मिल गई फॉरेन में पीएचडी डिग्री करने के लिए। आइए, टैलेंट है, आइए हमारे साथ जुड़िए। उसने कहा नहीं, मैं अपने देश में रहूंगा और देश की सेवा करूंगा। और यहीं से वो टर्निंग पॉइंट आता है जिसको मैं व्यक्तित्व कहता हूं, जिसको मैं उद्देश्य कहता हूं, पर्पस कहता हूं। टीना डाबी भी आगे चलकर तुम्हें इसी के बारे में बताएंगी। जब देश और देश की समस्याओं से तुम्हें प्यार हो जाए, समझना शुरू कर दो, यूपीएससी का असली इंसान उसी दिन तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है। इसने कहा मेरे जैसे जाने कितने स्टूडेंट हैं जो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते, अपने गांव से शहर की यात्रा नहीं कर पाते। मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा बनना है कि मैं हजारों लाखों
लड़के लड़कियों के लिए प्रेरणा बन जाऊं, या मैं खुद उनके लिए कुछ कर सकूं, बदलाव कर सकूं, विदेश में जाकर पैसे कमाकर विदेशों की सेवा करने से अच्छा अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूंगा। और जब उद्देश्य पैदा हो जाता है, ध्येय पैदा हो जाता है, तो आगे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। और इसने एक फैसला ले लिया, सामने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री, स्कॉलरशिप, सब कुछ सुनहरा, विदेशों के सपने हमारी आंखों में तैरने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, नजर आ गए। इसने कहा कि मैं अपने परिवार के हालात बदलने के साथ अपने समाज के भी हालात बदलूंगा। ऐसे मेरे जैसे जाने कितने स्टूडेंट हैं जो चाय बेचते, सब्जी के जो है दुकान पर बैठते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं दिलाऊंगा, और यूपीएससी अब मैं दूंगा। पावर गेन करूंगा ताकि मैं परिवर्तन कर सकूं। कई बार लोग कहते हैं सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्यों बनना चाहते हो? कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। ऐसा लगता है कि कहीं से रट के आए, कोई वीडियो देख लिया, कोई रील देख ली, अभी अभी रात में ही आईएएस बनने का सपना कुलबुलाया है। तो ये सपना जब कुलबुलाया खत्म हो जाएगा। सपने कीमत मांगते हैं। ये अंदर कितना गहरा है, इस बात की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने यूपीएससी की रोक किया, मेहनत करनी शुरू की। 2018 में यूपीएससी का जब रिजल्ट आया, एग्जाम दिया, तो आईएएस नहीं बन पाए। आईआरटीएस में सिलेक्शन हुआ। कितने लोग अरे यार हो गया ना, बहुत है यार, गरीब के घर से आए हुए हैं, पिताजी चाय बेचा करते थे, अरे इतना हो गया, बहुत हल्ला हो गया यार, हल्ला हो गया, प्रेस व्रेस पहुंच गई घर पे, पिताजी को कंधे बंधे बिठा के लोगों ने घुमा दिया, माला वाला पहना दिया, इतने में ही घर जो है वो आप जो है आराम से बैठ जाओ, आप भाई लाइफ सेट हो गई। लेकिन यही अंतर होता है। मैं हमेशा कहता हूं, जब लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने हो, तो जब तक तुम उसे अर्जुन की तरह भेद ना दो, तब तक तुम्हें संसार में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लक्ष्य बना ही था आईएएस के लिए, तो कहां आईआरटीएस से जो शांत बैठने वाले, फिर प्रयास किया, फिर प्रयास किया। 2019 में फिर परीक्षा दी और दूसरे प्रयास में आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो गए। अब तो और बढ़िया, पुलिस का तो इतना रुतबा, क्या नहीं कर सकते। लेकिन मकसद बहुत क्लियर था, प्रशासन में जाना है, सरकार की योजनाओं को जमीन में लेके आना है। आईपीएस बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करते हैं। मुझे तो समाज के उस बच्चे तक पहुंचना है जो पढ़ाई का सपना नहीं देख पा रहा है। अगर इस शेरनी का दूध मैंने पिया है तो यह सबको मिलना चाहिए। निकल पड़े उस दौर पे। और 2020 फिर प्रयास किया और आईएएस बने, आईएएस बने। और जिस सपने के लिए वो तड़प रहे थे, सफलता मिलने के बाद भी उस सपने के लिए उन्होंने जान झोंक दी, जान झोंक दी, सब कुछ लगा दिया। और उनसे पूछा गया सक्सेस को डिफाइन करो, उन्होंने कहा हार्ड वर्क। सोते रहने से आईएएस नहीं बनूंगा, हार्ड वर्क, हिट मारना है। इंटरनेट पे जो मौजूद चीजें हैं उसका मुझे सहारा लेना है। डिजिटल तरीके से मॉक टेस्ट दिए, एग्जाम दिया, अभी बताऊंगा। इनकी सारी बातों को मैं एक पॉइंट में लेकर आऊंगा। और सक्सेस मिली 139th रैंक। अंदाजा लगा सकते हो कौन होंगे ये? कोई नाम मुझे बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। अभी तक नाम आइडेंटिफाई कर पाए? बताइए। हिमांशु गुप्ता। और आईएएस हिमांशु गुप्ता आज की डेट में उन सभी के लिए उदाहरण है जो बड़े सपने देखना और उन्हें हासिल करना चाहते हैं, जो बड़े सपने देखना चाहते हैं, उन्हें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, एक टीचिंग है तुम्हारे लिए, कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानना, नेवर गिव अप। ये अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम कितनी भी मुश्किलों से लड़ जाओगे, कितनी भी मुश्किलों से भिड़ जाओगे और जहां पहुंचना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। है हिम्मत तो क्या करना है? पहली बात तो बड़े सपने देखो, खुलकर कहो यार मुझे आईएएस बनना है। अपने हालातों पे जो है वो तरस मत खाओ और कड़ी मेहनत करो और कभी ना हार मानने वाला। 1 2 3 तब तक लड़े रहो जब तक कि तुम्हें रास्ता ना मिल जाए। तो क्या अब तुम मुझसे जानना चाहते हो वो 5 सीक्रेट्स जो आईएएस ऑफिसर्स के लिए बहुत जरूरी हैं?
वो 5 सीक्रेट्स जो एक्चुअली में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं 5 ऐसे फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूं, लंबा लेक्चर नहीं, सिर्फ फॉर्मूलों में अगर आज वो अपने कमरे में लिखकर तुम 5 पर्चियों पे चिपकाते हो तो तुम्हें उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्या कहा श्रुति ने, क्या कहा टीना डाबी ने, जो टॉपर्स हैं वो कौन से ऐसे 5 फॉर्मूले यूज करते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में बताऊंगा, जिसको तुम लिखकर अपने कमरे में चिपका सकते हो और उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बट उसको अपने हैबिट में लेकर आना है, उसको अपने अंदर लेकर आना है और मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी हैबिट तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तैयार हो? जानना चाहते हो? शुरू करें वो 5 सीक्रेट्स? अगर है तो मेरे साथ रुके रहो और फॉर्मूले के फॉर्म में सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए हैं जो इन लोगों की जिंदगी से निकल कर आए हैं, इनकी जिंदगी से निकल कर आए हैं और इन्होंने कैसे अपनी डेली लाइफ में उसको यूज किया। रेडी? मुझे बताइए सर, वो 5 सीक्रेट्स हम जानना चाहते हैं। और अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे हालात इनसे बुरे हैं? इन्होंने भी दुनिया के ताने झेले, गरीबी झेली, तकलीफें झेली, लेकिन अंत भला तो सब भला। तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। तुम्हारी भी तस्वीर मैं यहां दिखाना चाहता हूं। मुझे बताओ कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहां उनकी तस्वीर दिखाऊं, लेकिन उनकी कहानी में दम होना चाहिए, उनकी जिंदगी में संघर्ष होना चाहिए। तो चलिए सक्सेस सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। टीना डाबी बहुत चर्चित आईएएस ऑफिसर, राइट, पहले प्रयास में आईएएस टॉप करने वाली। उन्होंने एक बहुत सिंपल सी लाइन कही थी, बड़े ध्यान से सुनना, पेशेंस, धैर्य। उन्होंने एक लाइन कही, इनसे पूछा गया सक्सेस क्या है, तो मैं इनके फॉर्मूलों को समराइज करता जाऊंगा और लिखते जाना, जो महत्वपूर्ण चीज है लिखते जाना। आईएएस टॉपर टीना डाबी ने कहा पेशेंस, धैर्य। धैर्य का मतलब मेरे सामने जो भी रुकावटें, खोना नहीं है, लगे रहना। धैर्य का मतलब होता है लगातार अपने एफर्ट्स को बनाए रखना, अपने अंदर उस कुलबुलाहट जो बटरफ्लाईज है उसको उड़ने से रोकना। फोकस, जो चीज चाहता हूं सिर्फ वही सिर्फ उसी पर ही अपना ध्यान बनाए रखना। डिसिप्लिन, अनुशासन, एक हैबिट को बार बार करना। फैमिली सपोर्ट, परिवार का सहयोग, वर्कड इन माई फेवर, इसी ने मेरी सफलता तय की। तो अब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, सक्सेस सीक्रेट। पहला फॉर्मूला टीना डाबी का फॉर्मूला। पहले कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अब समझने जाना, जितने भी टॉपर्स हुए हैं या जो अच्छी रैंक के जो होल्डर्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, स्वतः प्रेरणा नहीं है, तो तुम ये दुनिया भर के वीडियो देखने के नाम पे तुम रील्स पे रील्स देखते चले जाते हो, ये तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। इससे पहले की कहानी में क्या प्रेरणा थी? विदेश से छात्रवृत्ति मिल गई, पीएचडी का ऑफर आ गया, आगे लाइफ सेट है यार, आगे लाइफ सेट है। किस चीज ने भारत में रोका? किस चीज ने उन्हें कहा कि तुम्हें यूपीएससी देना है? और पहली बार में सफलता नहीं मिली, दूसरी बार, तीसरी बार जाकर कहीं सफलता मिली। क्या चीज थी? सेल्फ मोटिवेशन। जिन जिन स्टूडेंट के अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है वो कभी भी यूपीएससी में ठहर ही नहीं पाएंगे लंबे समय तक। क्या कहा टीना डाबी ने? पेशेंस, धैर्य, असफलता 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 असफलता, मुझे सफलता चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन यानी स्वतः प्रेरणा आती है डिसिप्लिन और प्रोग्रेस से। अब फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत लंबी लंबी कहानियां सुनी होगी। डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? एक छोटी सी लाइन में बताऊं, अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन का मतलब, बहुत सी तुमने कहानियां सुनी होगी, 6 बजे उठना, 7 बजे नाश्ता कर लेना, 8 बजे पढ़ने बैठ जाना। ये टाइम टेबल है, अनुशासन नहीं है। ये टाइम टेबल है, अनुशासन नहीं है। अनुशासन अच्छी आदतों को बार बार करना है। और एक छोटे शब्द में बता दूं, एक छोटी सी चीज बता दूं, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए 100% डिवोट करना। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, डिसिप्लिन किसे कहते हैं? अनुशासन क्या है? उसका सीधा सा मतलब है
कि जो भी मैं कर रहा हूं उसके लिए 100% डिवोट हो जाना। अब तुम मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जीवन में बहुत ढेर सारा काम है। तुम एक व्यक्ति हो जो आईएएस बनने का सपना देख रहे हो, ठीक है, तुम एक व्यक्ति हो जो आईएएस बनने का सपना देख रहे हो, और तुम क्या क्या करते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कुछ टाइम बोले जाते हैं, कोई तुम्हारा बाबू सोना भी है, उसको भी तुम सोच रहे हो कि इसके लिए मैं कुछ बनूंगा करूंगा, ठीक है, गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा कुछ वैसे इधर उधर के भी काम है, उस पर भी तुम लगे रहते हो, तुम्हें आईएएस भी बनना है, उसके लिए भी तुम लगे हुए हो। हर चीज क्या मांगता है, समय मांगता है, ठीक है, कुछ और भी काम करते हो, एक्सरसाइज भी, बॉडी वॉडी भी सोच रहे हो, बना रहे हो कि इंस्टाग्राम पे रेगुलर जो है बॉडी बिल्डिंग की फोटो डालूंगा, वीडियो डालूंगा, 6 पैक ऐप हो गए हैं, 8 पैक ऐप हो गए, ये सारे काम है हमारे पास। अब मुझे बताओ, हर चीज समय मांगता है। मैंने अभी कहा डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट 100% ऑफ डिवोशन। तुम्हें सफलता पानी है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब तुम इसमें 100% झोंक दोगे, सबका जवाब मुझे चाहिए, कोई बचेगा नहीं। अगर 100% तुम इसको समय दे दोगे तो बाकी चीजों के लिए तुम्हारे पास समय बचेगा या नहीं बचेगा? तुम्हारे पास मोबाइल भी है, ठीक है, एक तुम्हारे पास मोबाइल भी है, तुम डेली अपडेट करते हो, दोस्तों से जुड़े रहते हो, तुरंत मैसेज का रिप्लाई करते हो, फोटो पे लाइक्स देखते हो। अब मुझे बताओ, डिसिप्लिन का मतलब होता है, टीना डाबी ने खुद कहा, डिसिप्लिन का मतलब होता है 100% अपना दे देना। तो जब तुम 100% इसी को दे बैठे, आईएएस की तैयारी को, तुम्हारे पास किसी और चीज के लिए समय है क्या? किसी और चीज में तुम्हारा मन लग सकता है? अगर है तो मुझे बताओ कि 100 में से 100 ये ले गया, 100 रुपए तुम्हारी जेब में थे, कोई ले गया 100 रुपए, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, हाँ या ना? तो क्या तुम जीवन में जब तक तैयारी तुम करो, ये नहीं करो जीवन के लिए छोड़ दो, जब तक तुम तैयारी कर रहे हो, जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए, क्या तुम कोई और कार्य में अपना मन लगा सकते हो? जवाब तुम दो मुझे, क्या तुम किसी और काम में मन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्या आज टीना डाबी को यह आवश्यकता है यह कहने की कि भाई मैंने फोटो अपलोड कर दिया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए? जरूरत है, लाखों की संख्या में उनके फॉलोवर हैं, लाखों की संख्या में एक भी फोटो पे उनके लाइक्स आ जाते, क्यों? क्योंकि वो सफल हैं, उन्होंने इतिहास रचा है। तो तुम्हें अगर आज इस बात की चिंता हो रही कि मेरे फोटो पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने व्यक्तित्व पे काम करने की जरूरत है। दुनिया तुम्हें खोज ही लेगी यार, और तुम कुछ भी कहोगे वो अंदाज कहा जाएगा, वो अदा कही जाएगी। आज तुम कुछ भी कहोगे गधा ही कहे जाओगे। तो आज इस गधे को अदा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? लगना पड़ेगा मेरे भाई, लगना पड़ेगा। तो 100% इसी को तुम्हें देना है। दूसरा, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है मैं कल कहां था, पलट के देखना और अपने बारे में बात करना। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड, कल मैंने कितनी देर पढ़ा। कितने लोग हैं जो अपनी डेली डायरी मेंटेन करते हैं कि कल मैं कितनी देर पढ़ा, मेरा टाइम कितनी देर खराब हुआ, कितनी देर मैं फोन पे था, कौन सा दोस्त मुझे कहां लेकर चला गया, कौन से टास्क में पूरे नहीं कर पाया। अगर जो स्टूडेंट ये रखता है, सक्सेस झक मार के उसके पास आएगी, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही सेल्फ मोटिवेशन तैयार होता है। इन दोनों को मिलाकर ही सेल्फ मोटिवेशन तैयार होता है, यह बात याद रखना। तो इन दोनों को जब मिला दोगे तो सेल्फ मोटिवेशन तुम्हारा तैयार हो जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो डेली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे टेस्ट दिया, अपने मार्क्स मैच करते हैं। हम डेली क्विज लेकर आ रहे हैं, हिंदू का क्विज, जीएस का क्विज, तो देखो कितने, पहले दिन मेरे 2 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन सही हुए, 6 क्वेश्चन सही हुए। कितने ऐसे लोग हैं जो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाके लगातार टेस्ट देने का वो प्रयास करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? तो मुझे बताइए, राइट, कि ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे कितने लोग जो है टेस्ट देते हैं? जाके दीजिए उस पे और अपने उसको रिकॉर्ड रखिए। चलिए आगे बताता हूं। पहला सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट आ जाओ। सफलता, माइंडसेट प्लस हैबिट प्लस स्टडी टेक्निक्स। फॉर्मूला लिख लो। माइंडसेट, कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं? बताओ, कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कितने लोग
आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। तीसरा और चौथा सीक्रेट तो आपका दिमाग ही पलट के रख देगा। बस रुके रहना, टॉपर्स के सीक्रेट हैं ये हमारे। कमेंट बताइए, चैट मुझे बताइए, कितने लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? शाबाश। और लोग मुझे बताओ, फिर तुम्हें बताता हूं माइंडसेट किसे कहते हैं। कम ऑन। बहुत से लोगों ने मैसेज किया और मैक्सिमम लोगों ने कहा सर मैं बनना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं। गलत, बहुत मुश्किल होने वाली आपके लिए, सॉरी। माइंडसेट एक अलग चीज होती है। माइंडसेट कहता है, ये सभी टॉपर्स ने किया, मैं आईएएस हूं। मैं बार बार कहता हूं मैं आईएएस या आईपीएस हूं। इस माइंडसेट से शुरुआत होती है। इस माइंडसेट से शुरुआत होती है। बनना चाहते क्या है? चाहने को तुम एरोप्लेन चाहते हो, किसी मॉल में जाते हो तो वो वाली जीन्स चाहते हो, वो वाली जैकेट चाहते हो, वो हो थोड़े ना जाती तुम्हारी। तुम्हें अपने व्यक्तित्व को ढालना है। माइंडसेट कहता है आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। लिख के रख लो। और जब व्यक्तित्व को ढालना होता है तो तुम्हें उसी की तरह सोचना और बिहेव करना होता है। मैं आईएएस हूं। अब मेरा माइंडसेट क्या कहता है? क्या तुम आईएएस एक सुस्त आदमी हो सकता है? बताओ यार कितने बजे उठे? वो अलर्ट होता है, ड्यूटी के प्रति समर्पित होता है, उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर होती है, वो अपने आप को लेकर सजग होता है, अपने काम को लेकर सजग होता है, मीटिंग्स में कही गई छोटी से छोटी बातें याद रखता है, इंस्पेक्शन करता है, दूसरों की गलतियां ढूंढ के निकाल लेता है, इतना अलर्ट होता है। उसके जिले में क्या हो रहा है इसके बारे में उसको पूरी जानकारी होती है। तुम्हें है? इतनी अलर्टनेस है तुम्हारे अंदर? तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है प्रॉपर? ऊपर के 4 बटन खोल के तोल सहलाते हुए आईएएस बनेंगे। अलर्ट पर्सनालिटी। तो पहला माइंडसेट यहां से तैयार होता है। और यह माइंडसेट क्या कहता है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हार नहीं मानना है। माइंडसेट आईएएस का क्या होता है? सॉल्यूशन निकालने वाला। प्रॉब्लम से बात करने वाले बहुत लोग हैं, भारत में 90% लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसके बारे में बात करूंगा? सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सॉल्यूशन पे बात करते हैं? मैं आईएएस या आईपीएस हूं। आज से अपना जन्म ले लो, माइंडसेट यहां शुरू करो। और अगर तुम ये हो और अखबार में आई हुई भारत के बारे में कोई चीज में तुम अलर्ट नहीं हो, तो तुम आईएएस आईपीएस नहीं हो। क्योंकि अलर्टनेस सबसे बड़ा गुण होता है, जागरूक होना, सतर्क होना। कहां मेरे देश के बारे में बात हो रही है, अंदर या बाहर, क्या चीजें हैं, यह बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होती है, सक्सेस आती है हैबिट से। हैबिट, हैबिट। कितने लोग हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है? हैबिट मतलब क्या होता है? ब्रश नहीं किया, मुंह से बदबू आ रही है, अजीब सा लगता है, नहाए नहीं, अजीब सा लग रहा है। हैबिट। मुझे हैबिट हो चुकी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, आंसर राइटिंग करने की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की, सोने से पहले आधा घंटा किताब पढ़ना ही पढ़ना, मोटिवेशन बुक या किसी भी खास जानकारी के लिए। कितने लोग हैं गर्व के साथ कह सकते हैं ये सारी उनकी हैबिट्स हैं? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा पढ़ना हैबिट है। आज मैं अगर 6 घंटा नहीं पढ़ूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। उनको बार बार उठाना नहीं पड़ता, अरे यार 2 बज गए यार, टाइम टेबल बोला था मुझे पढ़ना है, ये नहीं उनके अंदर होता है। 1:45 पे उनकी बॉडी क्लॉक अलर्ट हो जाता है, जल्दी से चलो रेडी हो जाओ, चाय बनाओ और पढ़ने बैठ जाओ। 2 बजे वो एग्जैक्टली, वो नहीं अरे यार 2 बज गए, 5 मिनट और सो लेते हैं यार, अभी दोपहर का खाना खाया था यार, 2:15 से पढ़ेंगे। नहीं। हैबिट कितने लोगों को है कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े उनका दिन नहीं शुरू होता, बिना आंसर राइटिंग किए वो आगे जाते ही नहीं है। क्या आंसर राइटिंग करनी ही करनी। कहीं खाली भी बैठे ना तो एक पेपर उठाते हैं, वो लिखना शुरू, कैंटीन में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, अब तो मोबाइल है, मोबाइल में लिखना शुरू कर दिया। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप है, नहीं है तुम्हारे पास, उसको धारण कर लो भैया, रख लो तुरंत, और यहां चले जाओ मेंस आंसर प्रैक्टिस के इससे। कुछ नहीं पाओ, बस में यात्रा कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, गए तड़ाक से ये क्वेश्चन डाला, ग्लेशियर भूआकृतियां ग्लेशियरों के अग्र में पीछे उत्पन्न तलछट के नीचे पर परीक्षण करें, गए और खटाक से क्या किया, प्रैक्टिस करके इसी में ही अपलोड कर दिया, इसी में अपलोड कर दिया। कितने लोगों को यह हैबिट है?
कितने लोग इसके आंसर लिखते हैं? देखो ये फ्री है, एक ने भी इसकी रिप्लाई नहीं की है, एक ने भी। क्यों? क्योंकि ये आईएएस बनना चाहते हैं। अभी इनका नारियल फूटेगा तब जाकर इनके अंदर जोश पैदा होगा कि अभी हम नए हैं, अभी तो मम्मास बॉय हैं, अभी तो हम आंसर कैसे लिख दें, अभी तो हमने नया नया पढ़ना शुरू किया है। तो वो कभी जिंदगी में आंसर नहीं लिख पाएंगे, सॉरी टू से, क्योंकि वो किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, राहु केतु की दशा का इंतजार कर रहे हैं। नहीं आएगा वो दिन, नहीं आएगा। जिसको लिखना है वो लिख जाए। अरे 4 लाइन सही होगी यार, 10 गलत होगी कोई बात नहीं। 14 लाइन में 4 मेरे हिस्से में आए, 4 को मैं 5 करूंगा, 5 को 6 करूंगा, 6 को 7 करूंगा। मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए। अभी ये बताए, ये सारे टॉपर्स का सीक्रेट बता रहा हूं तुम्हें। और तीसरा है स्टडी टेक्निक्स। शॉर्टर तरीके से कैसे पढ़ाई करूं? तुम्हें क्या लग रहा है सामने किताब रख के और ऐसे रट्टा मारने से सभी के पास संसाधन समान है, तुम कंपटीशन निकाल पाओगे? स्टडी टेक्निक्स, नोट्स कैसे शॉर्टर बनाएं, साइनॉप्सिस कैसे रखें, नोट्स को कैसे निकालकर दीवार पर चिपका दे कि चलते फिरते, गाना सुनते, ब्रश करते भी मेरा रिवीजन होता रहे। स्टडी टेक्निक्स, कैसे मैं डिजिट्स को याद रखूं, हिस्ट्री की डेट्स को कैसे याद रखूं, कैसे मैं पॉइंटर्स लेकर आऊं, निमोनिक्स, फोनेटिक्स, इन सब चीजों का मैं कैसे इस्तेमाल करूं। मैंने कितनी वीडियो इस चैनल पे बना रखी है। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, या जो नंबर दिए जा रहे हैं पे व्हाट्सएप कर दो कि मुझे वो सीरीज दे दीजिए जिसमें उजांग सर ने स्टडी टेक्निक्स बताई हैं। नोट्स कैसे बनाने शॉर्टर, कैसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना, ये 3 गुण याद रखना। कौन से? माइंडसेट चेंज कर दो आज से, हैबिट, आदतें बनाओ, लिस्ट लिखो कि मुझे ये आदत सीखनी। आदत का मतलब मैं अगर नहीं करूंगा तो मुझे परेशानी होगी। अगर एक दिन नहीं पढ़ते हो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आती। कुछ लोग होते हैं, मुझे अगर मैं नहीं हूं तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक दिन जब उनको ब्रेक मिल जाता, यार आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, आज मुझे खूब सोऊंगा, खूब टीवी देखूंगा, खूब वेब सीरीज देखूंगा। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सर पर से बोझ उतार कर डाल दिया। उनका वो रिलैक्स डे है, चिल मारेंगे यार, आज मस्ती करेंगे यार। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये फीलिंग आती है छुट्टी के दिन, यार मजा आ गया अब छुट्टी। और अगर कोई ऐसा है इसमें जिसको ये लगता है यार छुट्टी क्यों, मुझे आज रिवीजन करना है, उसको लगता है कि आज मैं अपनी पढ़ाई से, कोई मान लो जबरदस्ती शादी वादी में लेके चला गया तो उसको लगता है कि कोई जैसे अपने वो प्रेमी से बिछड़ गया हो, अपनी प्रेमिका से बिछड़ गया हो, हाय आज मुझे मेरी किताबों से कोई दूर ले गया। अगर ये फीलिंग आ रही तो लिख के रख लो, तुम्हारा आईएएस बनना तय है, तय है। कोई दुनिया भर की ताकत तुम्हारे सामने खड़े हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और जो चिल करते हैं, यार आज क्लास नहीं, बहुत बल्ले बल्ले, आज जो है कुछ नहीं पढ़ना, उनको कोई आगे लेके नहीं जा सकता। आ जाओ तीसरी हैबिट में, श्रुति की। ठीक है, श्रुति की हैबिट के बारे में बात करते हैं। लर्निंग, ये पूरी तैयारी लर्निंग की है, सीखना 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 सीखना। कोई मां के पेट से यहां इंफॉर्मेशन लेके नहीं आया है। इसी दुनिया में तुम्हें सीखना, तो इन्होंने बताया सीखने के 2 नियम होते हैं। और लिख लेना, ये इस साल की टॉपर है हमारी स्टूडेंट, और यहां पर जरूर ध्यान से लिख लेना, इन्होंने 2 लाइन में बहुत अच्छी बात कही। एक, फेलियर, एक्सेप्ट योर फेलियर एंड लर्न फ्रॉम द फेलियर। फेलियर से बेस्ट टीचर कोई नहीं है, उजांग सर भी नहीं है। तुम्हारी फेलियर, तुम अभी मान लो अभी बिगिनर हो तो 10th की तरफ देखो कि जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे तुमसे क्या गलती हुई कि तुम्हारे मां बाप कह रहे थे कि 90% आएगा और तुम जो 80% पे रुक गए। 12th का एग्जाम दिया था, क्या गलती, कोई भी कंपटीशन तुमने दिया हो, तुम जरा उसके बारे में देखो, तुम फेल क्यों हुए थे और अपनी फेलियर से तुम क्या सीख सकते हो, क्या चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी जिसको तुमने किया और तुम्हारा परिणाम तुम्हारे फेवर में नहीं आया। आप सबसे पहले उन रिजल्ट्स की तरफ बात करो। श्रुति को भी फेलियर का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो फेलियर पे रोई, घबराई नहीं। उसने फेलियर को अपनी ताकत बना लिया कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे अपनी आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट करना है। अभी दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। केवल फेलियर के एनालिसिस से आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। लोग कहते हैं ना बड़ी बार, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेलियर तुम्हारा शिक्षक है। फेलियर शिक्षक नहीं है, फेलियर सिर्फ इंडिकेटर है। एनएलपी ट्रेनर होने के नाते बताता हूं कि फेलियर सिर्फ इंडिकेटर है, बताता है क्या तुम्हें करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगला सक्सेस फॉर्मूला है रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने आईने में अपना प्रतिबिंब देखना। और मेरा आईना क्या है? आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत से लोग नहीं लगाते, प्रैक्टिस ही नहीं करते। बोले अभी पढ़ ले यार, पूरी किताब खत्म कर ले, नोट्स खत्म कर ले, तब टेस्ट लगाएंगे। और कुछ लोग टेस्ट लगा के उसका रिजल्ट ही नहीं देखते, भाग भाड़ में जाए।
आज 6 नंबर आगे 7 नंबर भाड़ में जाए। रिफ्लेक्शन कहता है आप जो एक्ट कर रहे हो उसको अपने पास कितना मेंशन करते हो, कि मेरे से परफॉर्म करने में गलती कहां हुई। ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो आप गए और आज आपने ओटीपी पे टेस्ट लगाया। फॉर एग्जांपल आज आपने फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें आप गए और आज आपने टेस्ट लगाया, डेली यूपीएससी क्विज आपने दिया। अब क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो आप निकल गए, अरे यार अब 10 में से 6 अब नहीं देंगे यार, अब पहले पढ़ लें फिर देंगे। कई लोग तो यही काम करते हैं। हार्डली 100 बच्चे इसमें टेस्ट देते हैं, हार्डली। अब अंदाजा लगा के देखो इसमें जो गलत हुआ उसको कितने लोग अपनी डायरी में लिखते हैं कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे आज सोने से पहले इस वाले पार्ट को पढ़ना है ताकि मेरी ये गलती कल ना हो। और जो सीक्रेट 1 बताया था प्रोग्रेस, उसमें जोड़ लिया कि कल मेरा 5 क्वेश्चन सही हुआ था, आज मेरा 6 क्वेश्चन सही हुआ, मैंने 1 क्वेश्चन का प्रोग्रेस किया। कितने लोग ये काम करते हैं? अगर टॉपर बनना चाहते हो तो ये सारे मंत्र याद करके रख लेना, याद करके रख लेना जो बता रहा हूं। कितने लोग इस पर आकर ओटीपी पे फ्री टेस्ट देते हो, क्वेश्चन गलत हुआ और उसको अपनी डायरी में लिखते हो कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, और उसको उसी दिन इंटरनेट से, अपने टीचर की मदद से, बुक से उसको उसी के उसी दिन खत्म करते हो? कितने लोग ईमानदारी से मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे। ईमानदारी से। रिफ्लेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे गए मेंस आंसर प्रैक्टिस, सर अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम कैसे टेस्ट दें? ठीक है, भारत की जनसंख्या के बारे में कुछ पूछ रहा है, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। कम से कम ये तो पूछो कि ये बेसिक चीजें मुझे क्यों नहीं पता। मैं आईएएस बनने का सपना देख रहा हूं और मुझे भारत की जनसंख्या, भारत के बारे में, भारत की चुनौतियां, भारत की गरीबी, भारत में जो है होने वाला जो तनाव है, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं दूसरे गोला से आया हूं। तो कम से कम किसी का हाथ पकड़ लो, टीचर का हाथ पकड़ लो कि भैया जैसे वो जो है पीके ज्ञान इधर ट्रांसफर कर, हमारा अपना ज्ञान ही ट्रांसफर कर दो। तो उसने भी बताया कि भैया जब कुछ नहीं आता, किसी गोलक बारे में जानकारी नहीं है, तो किसी का हाथ पकड़ लो। यही तो सिखा कर गया वो पीके, तो तुम भी कम से कम सीख लो। तो कम से कम ट्राई तो करो। रिफ्लेक्शंस देखो, मैं क्यों नहीं लिख पाया। लिखने बैठोगे, जानते हो पहला तुम्हें क्या पता चलेगा कि मेरे दिमाग में 50 चीजें, मैं शुरू कहां से करूं। हाँ या ना मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। जब तुम कोई भी आंसर लिखने जाते हो, प्रैक्टिस जब नहीं करते हो, पहला क्वेश्चन ये आता है, यार आता तो मुझे बहुत है, मैं भारत की जनसंख्या के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, शुरू कहां से करूं। शुरू कहां से करूं? आता है कि नहीं आता? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। हाँ या ना, यही दिक्कत होती है। अगर हो रही है तो सुधारो उसको। रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? श्रुति ने यही काम किया। श्रुति ने सिर्फ अपनी फेलियर से सीख नहीं ली, अपने रिफ्लेक्शन से सीख ली। तुम्हें बहुत जगह बताया गया होगा, अरे टॉपर्स फेलियर से सीखते हैं, ये फलाने से, बहुत से मोटिवेशन बुक में पढ़ा होगा। किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन से सीखो। गलती तो करो, कर्म ही सबसे कुछ है। गलती तो करो। तुम तो मनी में लेके बैठे हो कि उसी दिन लिखूंगा जब लिखूंगा, तो साहित्य लिखा जाएगा मेरा। गलती तो करो, तो गलती करोगे तो सुधरेगी। और तुम तो, मैं बकुरा बूढ़ा डरा रहा किनारे बैठ, मतलब मैं तो पानी में छलांग भी नहीं मारूंगा, मुझे मोती पाने की बड़ी चाहत है। तो जब तुम गलती नहीं करोगे, तुम्हारी गलती आइडेंटिफाई कहां होगी, सुधार कहां से होगा, तो तुम्हारा फेलियर स्थायी हो जाएगा। समझे? आ जाओ। तो जैसे अब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं प्रहार, 99 रुपए एक क्वेश्चन, 699 में पूरा कॉम्बो, सारे क्वेश्चन जितने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, सारे टेस्ट मात्र 699 रुपए में। मात्र 4000 से ज्यादा एमसीक्यू प्लस टीचर असिस्टेंस। आज से शुरू हो गया। जाओ क्वेश्चन तो करो। जो बहुत से बिगिनर होंगे बोले इस साल हमें प्री नहीं देना है, एक आत्मनिर्भर एनसीईआरटी टेस्ट दे दिया है, जाओ करो तो, करो तो देखो क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अब तुम क्वेश्चन ही नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चीज सही हो रही है या नहीं हो रही है। पहले तुम देखो जो तुमने पढ़ा है उस पर तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बहुत से लोग डर के मारे जाएंगे नहीं टेस्ट देने, और जहां टेस्ट प्रैक्टिस यूज ही नहीं करेंगे, तो जिंदगी में तुम्हारी गलतियों को कोई सुधार नहीं पाएगा, याद रखना। तो जाओ कम से कम ये दोनों चीजें इसमें लेकर आओ। सीक्रेट 4, जब ये चीज तुम्हें समझ गए तो केवल फेलियर से सीखने से तुम्हारा सक्सेस नहीं मिलेगा। जो टॉपर्स होते हैं वो मास्टर्स होते हैं, मास्टरी होती। मास्टरी मतलब दक्षता,
उनके पास जबरदस्त दक्षता आ चुकी होती है, वो अपने काम के मास्टर होते हैं, मतलब वो सर्वोपरि हो जाते हैं, वो भीड़ से निकलकर शिखर पर पहुंच जाते हैं। सीक्रेट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक तुम उन 12,000 लोगों में आ जाओगे इससे पहले के जो लोग मेंस दे रहे हैं, जो लोग फाइनल फाइट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो मास्टर बनना है। मास्टर मतलब मुझे अपने काम में दक्षता प्राप्त हो जाए। सीखो, पहला होता है क्लैरिटी, दूसरा होता है प्रैक्टिस। क्लैरिटी, दोनों चीजों की क्लैरिटी, गोल्स की। और पांचवा सीक्रेट जो बताऊंगा छोड़ के मत जाना, श्रुति का सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट, पांचवा सीक्रेट है। और आज की दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी पांचवी है, तो मेरे साथ रुके रहना। तो पहली बात, गोल्स की क्लैरिटी। कभी भी नहीं, कई बच्चे शुरुआत करते हैं 5-6 महीने बाद, सर पापा कह रहे थे कि नौकरी कोई पकड़ लो, आईएएस में क्या रखा है, पीसीएस दे लो, हाँ या ना। होता है, पापा बोल रहे थे कोई नौकरी पकड़ लो, फिर बाद में आईएएस देते रहना। चाचा बोल रहे थे, ताऊ बोल रहे थे, फूफा बोल रहे थे। सर सोच रहे हैं कि आईएएस बहुत कठिन है, इस साल सोच रहे हैं एसएससी पेपर दे लें, फिर जब नौकरी लग जाएगी फिर हम आईएएस करेंगे। हाँ या ना, ऐसा होता है। पहले हम ये कर ले सर, पहले वो कर ले सर। वो एक्चुअली में तुम्हारे पास गोल्स की क्लैरिटी नहीं है। अगर गोल्स की क्लैरिटी होती तो तुम्हें सिर्फ वही हिट करो। तुम्हें पता है कि आज की दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव है, किसी एक चीज को पाना ही दुनिया में सबसे कठिन है। तो सबसे बड़ी बात गोल्स की क्लैरिटी। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। अब आ जाओ, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, एक बड़ी बहुत भारी नाम की कोचिंग, बहुत लाखों रुपए फीस है। बैठा, सर मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ 3 महीने से पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। बोला सर पॉलिटी मैंने इतनी बार पढ़ ली। मैंने कहा वाह क्या बात है। अब देखो जरा, मैंने पूछा अच्छा 10th शेड्यूल में क्या है, 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल, अच्छा सर मुझे लगता है ना सर राज्यसभा की सीटों के बारे में है सर। मैंने कहा सच्ची ऐसा ही है क्या? नहीं 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 सर, भाषा है सर, भाषा, लैंग्वेज। मैंने कहा फिर सोच लो। वो 3 बार 3 अटेम्प्ट में उसने कोशिश किया, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया कि 10th शेड्यूल में क्या है। मैंने कहा तुमने 3 महीने पढ़ाई की, तुमने इतनी फीस दे रखी, उतनी बड़ी कोचिंग में नाम रखा है तुमने, और तुम कह रहे हो कि मैंने यही एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया गया और उसमें भी तुम मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो जो प्रीलिम्स में आया हुआ है कि 10th शेड्यूल में क्या है। इसका मतलब मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे उस पर कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है। बताना ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर तुम्हें किसी चीज पर मास्टरी करनी है, ईरा सिंघल ने क्या कहा था कि 10 किताबें मत पढ़ो, लेकिन एक किताब को बार बार पढ़ो। तुमने कई बार कोटेशन लिख के भी रखा होगा, तमाम इंस्टाग्राम पे भी चलता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार पढ़ने का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, कि मुझे जो पढ़ाया गया मैं उसके सभी डायमेंशन जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं क्लियर हूं अपने गोल्स के लिए या नहीं हूं। अगर तुम अपने गोल्स को लेकर क्लियर हो, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो मास्टरी, जो टॉपर्स हैं, अगर तुम इस शीर्ष पर आना चाहते हो, टॉप रैंक में रहना चाहते हो, अपने मां बाप को गर्व देना चाहते हो, तो पहला नियम, अगर तुम मास्टरी करना चाहते हो, मास्टरी कहां से आएगी? आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे। अब कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी कैसे बनती है? प्रैक्टिस। सारे टॉपर कहते हैं प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर की एक किताब खरीद लाओ, या सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, या जो है वो विवियन रिचर्ड्स की बुक खरीद लाते, हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब देखो तुम सबसे बड़ी गलती कहां करते हो? तुम्हें लगता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पढ़ने से आती है बहुत ज्यादा। तो मान लो सचिन तेंदुलकर ले आते और उनके गुरुजी उनको बोलते एक काम करो, विवियन रिचर्ड्स के ऊपर एक किताब पढ़ो, हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब वो पूरी किताब पढ़ डालते और वो फिर उनको बैट पकड़ा दिया जाता, बोले अब तो तुमने, बोला हाँ सर पूरी बुक पढ़ ली, बोला इस पर एक एग्जाम दे दो, एग्जाम भी दे दिया, सारे शॉट्स उन्हें याद है कि ये भैया ये होता है। अब तेंदुलकर साहब गए खेलने, सामने से धाएं से एक बॉल आ रही है, वो किताब उनकी कितनी हेल्प कर पाएगी मुझे जरा बताना तो? वो 10 घंटे रोज पढ़ते थे बेचारे, वो किताब उनकी कितनी हेल्प कर पाएगी? हाँ या ना? नहीं करेगी। रीजन, उन्होंने नेट प्रैक्टिस की थी। जो भी खिलाड़ी महान बनता है वो नेट प्रैक्टिस, अपने शॉट्स का बार बार अभ्यास करता है, करके देखता है। सो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। आप सबसे बड़ी गलती जो करते हो वो ये करते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते। मैं पहले पूरी किताब पढ़ लूं फिर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं फलाना चीज कर लूं मैं फिर वो काम करूंगा। कभी वो दिन नहीं आएगा, कभी भी वो दिन नहीं आएगा। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी।
और ये ओटीपी जो बनाया वो इसी के लिए बनाया, डू प्रैक्टिस। गलत ही सही, क्या सचिन तेंदुलकर के सभी शॉट्स जो है वो एकदम परफेक्ट होते हैं? नहीं। एक समय उनके जिंदगी में आया था जब उनका फॉर्म खराब हो गया था, विराट कोहली का फॉर्म खराब हो गया था, लोग ऊटपटांग गालियां देने लगे थे, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपनी कमियों पे काम किया और फिर से वो क्या हुआ, बाउंस बैक किया उन्होंने। सचिन तेंदुलकर उन खिलाड़ियों में जो 99 पे सबसे ज्यादा, नर्वस 90s कहा जाता था उनको, कि 99 पे सबसे ज्यादा बार आउट हुए, 1 रन दूर थे शतक से और वो अपना विकेट गंवा बैठते थे। ये होते प्रैक्टिस। तो अगर आप ये टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, आप मेंस के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कोई भी मतलब नहीं है आपका, कोई भी मतलब नहीं है। और अब आ जाओ उस अंतिम गुण पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, डीप वर्क। सीक्रेट नंबर 5, डीप वर्क। सुनना इस कहानी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपर्स या दुनिया के कोई भी एग्जाम में हो, डीप वर्क का मतलब होता है अपने काम में घुल मिल जाना। जैसे पानी में शक्कर मिल जाती है, उसी तरह अपने लक्ष्य में बिल्कुल गहराई तक चले जाना। तुम्हें पता है जब रिजल्ट आने वाला था, हमें पता चला कि कल रिजल्ट में भी आ सकता है। श्रुति को खोजने की कोशिश हो रही थी, फोन नहीं था। क्यों? क्योंकि श्रुति को यह था कि अगर एग्जाम नहीं निकला तो मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी। कुछ ही दिन बाद प्रीलिम्स का बहुत कम गैप मिला था, तो मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। पूरी दुनिया को नहीं पता कहां है, पेरेंट्स से बात करनी पड़ी कि बता दो कि कल रिजल्ट आने वाला। नहीं तो उसको दीन दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं है, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। सिर्फ 4-5 लोगों को पता है कि वो कहां है। यह होता है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब होता है अपने काम में बिल्कुल ही सबमर्ज हो जाओ और उन सभी चीजों को हटा दो जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन करती हैं। तुम में से कई लोगों को मैंने देखा है, फोन अपने पास रखकर वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक नोटिफिकेशन आया, अब मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन बताता हूं। एक नोटिफिकेशन चेक किया, अगर आप कोई भी काम करते समय सिर्फ 2 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो वापस आपके माइंड को रीफोकस करने में 23 मिनट का समय लगता है एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ने के बीच में सिर्फ आपने अपना नोटिफिकेशन चेक कर लिया, फोन चेक कर लिया या किसी बात से डिस्ट्रैक्ट हो गए, वापस स्टडी कहती है कि ब्रेन को उसी फ्रीक्वेंसी में आने में मिनिमम 23 मिनट का समय लगता है। और अगर आप दिन भर में 10 बार, सिर्फ 10 बार डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने पढ़ते 2-2 मिनट के लिए, आप अंदाजा लगाओ कि वापस उसी फ्रीक्वेंसी में आने पे आपको कितना समय बर्बाद करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें, वो सभी कुछ जो आपकी पढ़ाई में बाधा बन रही हैं, चाहे दोस्त हो, फोन हो, कोई भी हो, उसको निकालिए और इस कैलकुलेशन को याद रखिएगा। अगर 23 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 230 मिनट आपके बर्बाद हो जाएंगे। आपके बर्बाद हो जाएंगे 230 मिनट। ये इतना डीप वर्क है। ये सभी ऐसे लोग हैं जिनको खोजना पड़ता था ये कहां हैं। ये दीन दुनिया से इनको कोई राग नहीं है। कोई दोस्त नाराज हो, भाड़ में जाओ तुम यार, कल को मेरी सफलता होगी, गर्ज मारकर मेरे तक पहुंचोगे, कहीं भी मुझे ढूंढ लोगे। असफल हो गया तो दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, परिवार वाले भी नहीं पूछेंगे। तो बहुत क्लियर था इनका गोल, इसीलिए इन्होंने वो सारी चीजें अपने आसपास से हटा दी थी जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता था इनकी सक्सेस का बेस है डीप वर्क। इनको गहराई में बिल्कुल फोकस होकर काम करना है। तो ये 5वां सीक्रेट अगर आपने कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे सम्मान आपके पास बिखरे पड़े होंगे। आपको सम्मानों की जो है उसकी जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके पास दौड़ कर आएंगे, लोग आपको खोज ही लेंगे। तो आपको फोकस इस बात पे करना है। किसी ने कहा अगर फोन से पढ़ते हो तो उन सभी नोटिफिकेशन को हटा दो। मेरे पास भी है, टैब है, लेकिन मेरी टैब में ना व्हाट्सएप है ना इंस्टा है, कोई भी चीज नहीं। सिर्फ उसमें पीडीएफ पढ़ने के लिए, राइटिंग करने के लिए मेरे पास डायरी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई नोटिफिकेशन उसमें नहीं आता, कुछ भी नहीं है, सारे नोटिफिकेशन बंद है। कोई उसमें सोशल मीडिया नहीं है। मैं उसको सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास भी है। तो आज आपको यह समझना पड़ेगा कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। और जुड़ जाइए इस ताकत के साथ, इस शिद्दत के साथ। और फिर मैं फ्राइडे को आ रहा हूं, फ्राइडे को आ रहा हूं ओजांग जीएसएनसीईआरटी के चैनल पे, अब बताने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है फेलियर और सक्सेस दोनों की।
स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करूंगा, और सैटरडे को फिर इसी चैनल पे मैं मिलूंगा जो लोग जॉब और कॉलेज में जाते हैं उनके साथ में क्लास लेने के लिए। तो यानी फ्राइडे को फिर शाम को 4 बजे मेरी क्लास है ओजांग जीएस एनसीईआरटी के चैनल पे, लिंक मेरी टीम दे रही है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप जो है वो जुड़ जाइए। आप सैटरडे को फिर मेन चैनल पे फिर मैं 4 बजे आ रहा हूं, किसके जॉब और जो कॉलेज में है वो लोग अपना पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। और यहां फिर बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स 99 रुपए में है, सीसैट 99 रुपए में है, इंग्लिश बाउंसर 99 रुपए में, यूपीपीसीएस प्री अगर देखना चाहते हैं तो वो भी 199 में है। सबसे इंपॉर्टेंट 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 फरवरी से जीएस फाउंडेशन का बैच, जीएस फाउंडेशन और एडवांस एनसीईआरटी 2 मार्च से शुरू हो रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को अपने बिहेवियर में लेकर आइए, प्रैक्टिस करिए, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए और आगे बढ़ जाइए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे मार्गदर्शन के साथ, मार्गदर्शन एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर मेंटर्स आपके आंसर चेक करना, आपको गाइड करना, तो भी आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह सफर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आज जो फार्मूले मैंने बताए हैं उस फार्मूले को आप लिखेंगे और उस पर आप विचार करेंगे। सुनकर भूल जाने से सफलता नहीं मिलेगी, उसको व्यवहार में आपको लेकर आना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद आपकी सफलता का सफर शुरू हो जाएगा। तो जुड़ जाइए, जीएस फाउंडेशन 1 साल के बैच में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा हूं, ध्यान से इसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्टर में जो बच्चे 2 साल के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्टर में उनका ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा हूं 21 फेब को ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। दिन में 11 बजे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और स्कॉलरशिप टेस्ट है कॉन्सेप्टर के लिए। जो पहले 100 स्टूडेंट होंगे, जो टॉप 100 होंगे, उनको फीस में डिस्काउंट, साथ ही साथ उनको ईएमआई में फीस यानी मंथली इंस्टॉलमेंट में फीस देने की सुविधा प्राप्त तो हो जाएगी जो पहले 100 होंगे। 21 फरवरी को सुबह 11 बजे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर कॉन्सेप्टर स्कॉलरशिप टेस्ट मैं अनाउंस कर रहा हूं। जो बच्चे हमारे साथ 2 साल तक जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो कॉन्सेप्टर स्कॉलरशिप टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट, और पहले 100 स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? फीस में डिस्काउंट और ईएमआई में फीस देने की सुविधा। तो स्वागत है आप सभी का। टैलेंट को हम इनवाइट कर रहे हैं जिनको भरोसा है कि वो अच्छे से यूपीएससी में जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्टर के इस ऑल इंडिया टेस्ट में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या आप फॉर्म भी भर सकते हैं अगर उनको कोई भी दिक्कत आ रही है। थैंक यू सो मच। 11 AM 21 फरवरी को ऑल इंडिया टेस्ट होगा। पहले 100 स्टूडेंट को काफी जबरदस्त इसमें जो है वो डिस्काउंट और ईएमआई दोनों मिलेगी, यानी वो ईएमआई में फीस अपनी जमा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलता हूं मैं फ्राइडे को ओजांग जीएस एनसीईआरटी के चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।